हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्न टू लिव। ये मेरी ईमेल आईडी है learn2live678@gmail.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्लास 8 का डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, चैप्टर ऑफ क्लास 8। मैंने एक बेसिक की वीडियो बनाई है। अगर किसी बच्चे ने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पहले बेसिक की वीडियो कंप्लीट करे। आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे, देन एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थोड़ा सा बेसिक जो हमने कल किया था, डायरेक्ट और इनवर्स। सो हैव अ लुक। डायरेक्ट हमारे पास जो प्रपोर्शन होते हैं उसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। इनवर्स में हमारे पास एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती थी। क्लियर है? सो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लगाना, आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा वो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन से जाएगा या फिर इनवर्स प्रपोर्शन से जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन में अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको ये आइडिया अगर नहीं लग पा रहा है कि ये डायरेक्ट से जा रहा है या इनवर्स से जा रहा है तो आप मेरी बेसिक की वीडियो ज़रूर देखें। सो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इन्वर्स के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा देखिए, लेट से हमें ये चीज़ फाइंड करनी है और यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ भी रैंडम स्टेटमेंट में ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ निकालने के लिए, और अगर ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से जा रहा है तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी 100 मल्टीप्लाई x गिव्स यू 10 मल्टीप्लाई 9। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को यहाँ पे इन्वर्स में पुट करूँ तो आप इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स x मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 100। सिर्फ यही फ़र्क है डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन का। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.1। तो आपको एक अपनी नोटबुक रखनी है साथ में जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अपनी एनसीईआरटी बुक, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी। आपको पहले अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को रेफर करना है, पढ़ना है खुद से, देन हम सॉल्यूशन करेंगे। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको इस तरीके से आपको एक टेबल गिवन है। 4 आवर्स 60, 8 आवर्स 100, 12 आवर 140 एंड 24 आवर 180। सो ये कार पार्किंग के चार्जेस हैं। वहाँ पे कार पार्किंग के चार्जेस आपको इस वे में डिनोट किए हुए हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ये जो कार पार्किंग के चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है उसके लिए सिंपल एक रूल होता है, हम उन सबको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 4 डिवाइडेड बाय 60। आप इसके लिए पहले टेबल बना लें। एक वर्टिकल टेबल मैं आप लोगों को बनवा देती हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं नंबर ऑफ आवर्स, और हमने वहाँ पे लिए हैं रुपीज़। ओके, सो जब 4 आवर्स हैं तो 60 रुपीज़ आपको देने पड़ रहे हैं, 8 आवर्स हैं तो 100 रुपीज़, 12 आवर्स पे आपको 140 रुपीज़, एंड 24 आवर पे आपको 180 रुपीज़। आप चेक करें, 4 डिवाइडेड बाय 60, इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं तो 2 एंड 30। अगेन ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज़ योर लोएस्ट फॉर्म। 8 बाय 100 को कन्वर्ट करो, अगेन 2 के टेबल में, अगेन 2 के टेबल में, 2 के टेबल में ये 2 पे, 2 के टेबल में 50, 25 पे। दिस इज़ योर लोएस्ट फॉर्म। 12 डिवाइडेड बाय 140, इसको कैंसिल आउट करो बेटा 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 70, अगेन 2 के टेबल पे, दैट गिव्स यू 335। और 24 डिवाइडेड बाय 180 को भी आप 2 के टेबल पे अगर कैंसिल कर रहे हैं तो दैट गिव्स यू दिस मच। ओके,
सो इन सब में आपको एक चीज़ पता चले, अगर आपकी लोएस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आ रही हैं तो दे आर नॉट इन योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप लास्ट में ये लाइन लिख सकते हैं 2/25, सॉरी यहाँ से कर रहे हैं 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 2/25 इज़ नॉट इक्वल टू 3/35 इज़ नॉट इक्वल टू 1/5। सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थोड़ा सा एक बार फिर से समझें, आपको नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है और आपको चार्जेस दिए हुए हैं कार पार्किंग के, तो आपने इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, नंबर ऑफ आवर्स एंड रुपीज़ दिस वे में। आपने हर एक टेबुलर फॉर्म को उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और लोएस्ट फॉर्म जो कुछ भी हमारे पास आई है हमने उन सबको एनालाइज किया है। अगर ये सेम आती तो हम कह सकते थे कि हमारा क्वेश्चन जो है या फिर हमारा जो रिलेशन आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बट ये सेम नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी डन। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी से रीड करें। उसमें आपको बोला हुआ है कि हमारे पास एक मिक्सचर है। जब आप अपने घरों में पेंट करते हैं तो आपने पेंटर्स को देखा होगा, उनके पास एक बेस कलर होता है। बेस कलर क्या होता है? ऐसा कलर जो वो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, और उसमें वो थोड़ा सा क्या करते हैं, कोई और कलर ऐड करते हैं। जो ये बेस कलर होता है वो ज़्यादातर हमारे पास वाइट ही होता है। ओके, हमारे पास वाइट कलर का बेस कलर होता है, उसमें पेंटर्स कुछ और ड्रॉप्स ऐड करते हैं डिफरेंट कलर्स की। तो जो हमारे पास पेंट प्रिपेयर होता है वो लोग अप्लाई करते हैं वॉल्स के ऊपर। सो इस क्वेश्चन में भी इसी तरीके से है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में इतने का है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जो प्रिपेयर किया गया है। अगर हम उसमें वन पार्ट का मतलब है कि अगर हम उसमें एक हिस्सा रेड कलर में डालें, किस में? बेस कलर में, तो हमें 8 जो पार्ट्स हैं बेस कलर के रिक्वायर्ड होंगे। ओके, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास किलोग्राम में होता, किलोमीटर में होता, तो हम लोग कोई यूनिट लगा सकते थे, बट इन लोगों ने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है क्योंकि हम लोग मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो इन्होंने कहा है कि 1 आपको क्या चाहिए है? रेड पिगमेंट, उसमें बेस कितना है? 8। तो नेक्स्ट आपको सारा का सारा टेबल क्या करना है? ये टेबल आपको गिवन है, सारा का सारा टेबल आपको फिलअप करना है। सो जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास हमें अननोन वैल्यूज़ है, हम वहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लेट्स से x, जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकलेगी लेट्स से y, दिस वन इज़ योर z एंड लेट्स से दिस वन इज़ योर m। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं उसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, आप एक बार इसे एनालाइज करें क्वेश्चन को पढ़ के कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं एक पार्ट डालती हूँ तो मुझे 8 पार्ट्स बेस का चाहिए। अगर मैं और पार्ट डालूंगी, लेट्स से 2 पार्ट डालूंगी, तो मुझे और ज़्यादा बेस चाहिए होगा, राइट? अगर मैं 3 पार्ट्स डालूंगी किसी भी कलर का, तो उस 3 पार्ट को एब्जॉर्व करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये आपका क्वेश्चन किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन एनालाइज हो जाता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, उसके बाद जो वैल्यू आपको गिवन होती है आप उसकी हेल्प से बाकी चीज़ें निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंसर 2 के लिए देखें, आपके पास गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगा लिया है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x। अब मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है सॉरी, उसमें क्या होता है आपके पास, हम जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू ये आपस में दोनों में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज़ 8 मल्टीप्लाई 4। 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डैट गिव्स यू x हेयर, और 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 32 देगा। ओके, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वैल्यू भी आपको पता है और ये वैल्यू भी आपको पता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू के साथ कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे, इसको आपने किस वैल्यू से निकाला है, इन दोनों से, तो आप इसको भी इसी वैल्यू से निकालें। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1/8 इज इक्वल टू 7/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 गिव्स यू y 7 8 56। सिमिलरली वहाँ पे आप कर सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई z, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8, z इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे 96। सिमिलरली m के लिए आप कर सकते हैं 1/8 इज इक्वल टू 20/x, नो m, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20 गिव्स यू m इज इक्वल टू हाउ मच, 160। सो ये आपके वैल्यूज़ आ गई हैं जिसे आप टेबल पे पुट करके इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपनी एनसीईआरटी से रेफर करके क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें। मैं भी साथ के साथ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 अबव, इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 पे ही रेफर करना है, वहाँ पे जिस तरीके से मिक्सचर प्रिपेयर किया गया था आपको यहाँ पे भी करना है। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml, ये आपको 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में 75 ml ऑफ बेस मिक्स करना है। वो कह रहा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml, 1800 ml में आप कितना रेड पिगमेंट क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करके पहचानें कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। ओके, अगर आपको इसको इस तरीके से समझें कि कोई एक पर्सन है, वो जो एक पर्सन है वो 75 लोगों को खाना खिला सकता है। एक पर्सन है वो 75 लोगों को क्या करवा सकता है, खाना खिला सकते हैं। तो 1800 लोगों को खाना खिलाने के लिए तो आपको और पर्सन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। या फिर आप मिक्सचर के तरीके से ही इसे समझ लें। एक बकेट है जिसमें 75 ml बेस आ सकता है और उसमें 1 ml आपका रेड पिगमेंट आ सकता है। ओके, अब जब आपको क्या करना है, 1800 ml बेस मिक्स करना है तो उसके अंदर कितने ml आपके पास रेड पिगमेंट आएगी। तो बेटा जब हमारे पास ये चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो ये चीज़ भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये चीज़ भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं तो वो आपका एग्जाम्पल होता है किसका, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो ये एग्जाम्पल भी आपका किसका है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का अगर ये एग्जाम्पल है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वैल्यू निकालनी है, सो 1/, अगेन अब हर एक क्वेश्चन के लिए आप खुद ही इसे लिख लें, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। इट इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये लिखने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। 1/75 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई 1800 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू एक्स, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 75। अब ये जो 75 आपके पास है ये कहाँ है, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं मैथ्स के। 75 अगर मल्टीप्लाई में है तो वो इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1800 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू एक्स। इसे कैंसिल आउट करें 5 के टेबल पे, 5 1 5, 25 लेफ्ट होगा 5 पे। इसे करें 3 पे 15, 3 लेफ्ट हो जाएगा, देन 6 30 एंड 0। अगेन 5 के टेबल पे बेटा 3 पे, अगेन 5 के टेबल पे 7 पे 35 एंड 2। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल करें 24। तो आपका जो x आया वो कितना आ जाएगा, 24। अब आपको क्वेश्चन में जो भी यूनिट दी हुई है कि वेदर आपके पीछे केजी लगाया है, किलोमीटर लगाया है, सेकंड लगाया है, मिनट लगाया है, आप यहाँ पे भी वही यूनिट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ पे ml लगाया है तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, ml लगाएंगे। अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आएँ और क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की जो 840 बॉटल्स को फिल करती है 6 आवर्स में। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना सीखना पड़ेगा। आपको बॉटल्स के बारे में बोला हुआ है तो आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ बॉटल्स। देन आपको आवर्स के बारे में बोला हुआ है, देन आप यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ
आवर्स। उसने आपको कहा है कि एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री बनाने की, 840 बॉटल्स वो फिल करती है, 840 बॉटल्स कितने टाइम में? 6 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है कि कितनी बॉटल्स वो फिल करेगी? 5 आवर्स में। अगर 840 बॉटल्स को फिल होने में 6 घंटे लगते ही लगते हैं, तो 5 घंटे में क्या होगा? 5 आवर्स में नंबर ऑफ बॉटल्स कम फिल होंगी या ज़्यादा? वीडियो को पॉज करें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या होगा, और फिर इसे एनालाइज करेंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। सो मैं आपको आंसर करेक्ट ही बताऊंगी। 840 बॉटल्स को फिल होने में 6 आवर्स लग रहे हैं, तो 5 आवर्स में नंबर ऑफ बॉटल्स कम फिल होंगी। ओके, इसे ऐसे देखें, हमारे पास 2 मशीन्स हैं जो बॉटल्स को क्या कर रही हैं? फिल कर रही हैं। ओके, और ये दोनों मशीन्स क्या कर रही हैं? 6 आवर्स में इन बॉटल्स को फिल कर रही हैं। सिर्फ 2 ही बॉटल्स को फिल कर रही हैं। लेट से 6 घंटे में 2 ही बॉटल्स को वो फिल कर पा रही हैं। अगर मैं कहूँ कि उन्हें 3 घंटे मिल रहे हैं, तो 3 घंटे में वो क्या करेंगी? 3 घंटे में इन बॉटल्स को हाफ ही फिल कर पाएंगी, राइट? तो ऐसे ही आपके पास बेटा नंबर ऑफ बॉटल्स अगर 840 हैं और नंबर ऑफ आवर्स अगर 6 घंटे आपको मिल रहे हैं, तो 5 घंटे में जो बॉटल्स होंगी वो कम होंगी। अगर ये चीज़ आपकी डिक्रीज हो रही है, इसके डिक्रीज होने पे इसका मतलब ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका कहाँ है? डायरेक्ट में। सो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। और पुट करें 840 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स यू x/5। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 840 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 6। ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो इज इक्वल टू के इधर आगे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। सो 840 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स यू x। कैंसिल आउट करें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो ये जो 840 आपके पास है ये 2 के टेबल में डिविजिबल है, 2 के टेबल से डिविजिबल है। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे क्लास 6 में, आप उनको अपने माइंड में रेफर करें। सो यहाँ पे 6, 2 के टेबल में 3, यहाँ 0 है, तो डेफिनेटली ये 2 के टेबल से डिविजिबल होगा। सो कैंसिल आउट करें, 4 2 0। अगेन 3 के टेबल में कैंसिल करें अभी से, 3 1 3 4 0। ओके, 140 को 5 से आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दिस मच। ओके, कितनी बॉटल्स आ गई? 700। पीछे आपको वो यूनिट लगानी ज़रूरी है जो आपको क्वेश्चन में रेफर की गई होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप अपनी एनसीईआरटी में रीड करें। इसमें क्या बोला है कि एक फोटोग्राफर है, बैक्टीरिया एनलार्ज, एक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया एनलार्ज होने की कितना 5000 टाइम्स उसे अपीयर हो रहा है जब वो 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेता है। ओके, और व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ एनलार्ज 20,000 टाइम्स। तो इसको सुना, पहले मैं अब हर एक क्वेश्चन के लिए आप एक टेबल बना लें। तो यहाँ पे मैंने लिखी है एक्चुअल लेंथ। एक्चुअली क्या है, हमने एक फ़ोटोग्राफ ली है बैक्टीरिया की। आप बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं। तो आपने माइक्रोस्कोप से जब देखा है बैक्टीरिया को, तो फोटोग्राफ में जो उसकी लेंथ है ना बेटा, वो कितनी आ रही है? 5 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 5। सो आपकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। लेकिन वो कितना बड़ा बैक्टीरिया है? 50,000 टाइम्स है। बैक्टीरिया एनलार्ज्ड वो कितना है? 50,000 है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी द एनलार्ज्ड लेंथ? अगर आप फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दें, यानी बड़े होके इसे देखें, कितने टाइम्स? 20,000, तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी आएगी? क्लियर है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ें। एक फोटोग्राफ है बैक्टीरिया की, अगर हम उसको जूम करके देख रहे हैं 50,000 टाइम्स पे, तो उस बैक्टीरिया की जो लेंथ आ रही है हमें वो कितनी दिखाई दे रही है? 5 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। अगर हम अब इस फोटो को 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दें तो उसकी लेंथ कितनी आएगी? क्लियर है? तो समझें इस क्वेश्चन को, ये डायरेक्ट में है, इनवर्स में है। अगर आपने फोटोग्राफ का साइज़ ये रखा है तो 5 सेंटीमीटर आई है। अगर आपने फोटोग्राफ का साइज़ इतना रखा है
तो जो सेंटीमीटर आएगा वो 5 से कम ही होगा, राइट। तो अगर वो 5 से कम ही होगा तो यहाँ पे भी चीज़ें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, ऊपर भी चीज़ें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। अगर दोनों में ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है। सो आंसर के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, और आप यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डिवाइडेड बाय 5, 20,000 डिवाइडेड बाय x, जो भी आपके कैंसिल आउट हो सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे कैंसिल आउट कर दें। दिस मच, ये इसके साथ क्या है डिवाइड में, तो इधर आके 1 मिनट, आप इसे सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 4 zeros x के साथ और 1 वहाँ चला गया है, ओके। x इज इक्वल टू, ये आपका कहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 0 से 4 0 कैंसिल। सो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, ओके।